आज की इस वीडियो में आपके लिए एक बार पुनः आ चुका हूं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहेंगे। ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीटीएससी 10709 एएनएम से रिलेटेड। यहाँ पर एएनएम केस में क्या हुआ, ऑर्डर में साफ साफ क्या लिखा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंटों का कन्फ्यूजन है कि जो क्वालिफाई वाले बच्चे हैं उनके भी पक्ष में कुछ बातें लिखा हुआ है। तो क्या इस ऑर्डर में लिखा हुआ है, मैं आपको जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो सारी बातें आपको बता देता हूं, क्योंकि आप लोग बार बार इस बात को समझने के लिए फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हो, कमेंट कर रहे हैं। तो बिल्कुल रूप से चलिए हम लोग ऑफिशियल नोटिस पर चलते हैं और हम आपको एक एक करके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों करके हम आपको बता देते हैं। इसमें देखेंगे हम लोग सीरियल नंबर 45 से, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन अगर आप लोग सीरियल नंबर यानी कि पॉइंट नंबर 45 से हम लोग जो लास्ट 52 नंबर तक है उन सभी पॉइंटों का आप लोग जब देखिएगा तो आप लोग को इसमें यहाँ पर स्पष्ट क्लियर हो जाएंगे कि किन किन पॉइंटों को यहाँ पर रखा गया है। तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा हिंदी अट्रैक्टिव होते हैं, मैं सभी चीज़ों को हिंदी करके और आपके बीच बता दूँ जिससे कि आप लोग समझ पाएंगे। तो चलिए हम 45 नंबर 45 नंबर से क्या क्या बात लिखा हुआ है मैं हर एक चीज़ को बता देता हूँ। 44 नंबर से समझते हैं, ठीक है, फिर 45 समझेंगे। देखिए 44 नंबर पॉइंट क्या लिखा हुआ है इसको हिंदी समझ लीजिए। जैसे कि हमने शुरू में देखा, यानी कि यहाँ पर जो जज साहब है बता रहे हैं, जैसे कि हमने शुरू में देखा केवल विशिष्ट तथ्यों के आधार पर ही राय में दरार आती है। यानी जो कुछ पॉइंट है उसी के कारण यहाँ पर जो जजमेंट दिया गया था पहले उसमें दरार आ रही है। जब किसी नए या संशोधित नियम को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जाता है तो रिक्तियाँ को भरने की तारीख को संदर्भित किए बिना संशोधन नियम के आधार पर किया जाना चाहिए। जिस दिन से रिक्तियाँ उत्पन्न हुई, चाहे वह संशोधन या नए नियम से पहले हो या बाद में, यहाँ तक कि जब संशोधन या नए नियमों का कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया गया, यदि सरकार जानबूझकर पहले की चयन प्रक्रिया को छोड़ने का निर्णय लेती है, चाहे किसी भी चरण में हो, यदि यह नियुक्ति आदेश जारी होने से पहले है तो राज्य पहले के चयन को त्यागने और नए चयन के लिए आगे बढ़ने में सक्षम है। हालांकि ऐसे करने के लिए सचेत निर्णय होना चाहिए। कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप लोग समझेंगे कि जो यहाँ पर 44 नंबर पॉइंट बता रहा है कि जैसे कि हमने शुरू में देखा कि केवल विशिष्ट तथ्य को, यानी कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस आधार पर जो राय में दरार आती है। जब किसी नए नियम को संशोधित किया जाता है या जो पूर्व में जो नियम होता है उसको प्रभाव दिया जाता है, तो उस स्थिति में जो रिक्त को भरने की तारीख होती है, जो वैकेंसी भरने की जो तारीख होती है उसको संदर्भित किए बिना, यानी कोई छेड़छाड़ किए बिना संशोधित नियम के आधार पर जो किया जाना चाहिए। और उस दिन से जो रिक्तियाँ उत्पन्न हुई है, जो वैकेंसी उत्पन्न हुई है, चाहे वह संशोधन हो या नए नियम से पहले हो या बाद में हो, यहाँ तक कि जब संशोधन नए नियम का कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया गया है तो सरकार जानबूझकर पहले ही चयन प्रक्रिया को छोड़ने का निर्णय लेती है, ठीक है। चाहे चयन किसी भी चरण में हो, यदि यह नियुक्ति आदेश जारी होने से पहले है तो राज्य के पहले चयन को त्यागने और नए चयन आगे बढ़ने में सक्षम है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर देखिएगा कि इसमें सचेत निर्णय होना चाहिए, ये भी बात यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए आगे सरकार बढ़ भी सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसा पॉइंट तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये भी लिख दिया है कि सचेत निर्णय होना चाहिए, यानी कि इसमें जो कोई ऐसा निर्णय होना चाहिए जो वैल्यूबल हो, ऐसे ही नहीं अपने मन से कुछ यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो ये था 44 नंबर। आप लोग 45 नंबर को समझ ले ज़रा सा। देखिए सारे पॉइंट समझिएगा तब होगा, एक पॉइंट समझने से नहीं होगा, ठीक है। 45 नंबर में लिखा है वर्तमान मामले में एक नया नियम लाया गया, यानी कि जो वर्तमान नियम है, जो 2023 का नियम है, उसमें एक नया नियम लाया गया, लेकिन इसे कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया गया। यानी कि इससे जो पहले कोई जो नियम था उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। पहले के नियम के अनुसार चयन वर्ष 2022 में शुरू हुआ था और आगे बढ़ाया गया था और पूरा होने वाला था। यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है नए नियम लाए जाने के बाद भी आयोग ने पूर्व विज्ञापन के आधार पर ही कार्यवाही की थी, जो कि नियम के अनुरूप था। कहने का मतलब है कि जो 2022 का नियम है उसी को आगे बढ़ाया गया, बस सिर्फ एक चयन प्रक्रिया को यहाँ पर परिवर्तन किया गया है, ठीक है। यहाँ पर ये बता रहा है आपको 45 नंबर में। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे 48 नंबर पॉइंट है, इसमें कह रहा है कि अर्हता परीक्षा के अंक समाप्त कर दिया गया, यानी कि जो यहाँ पर मार्क बेसिस था उसको समाप्त कर दिया गया। उसके स्थान पर प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जानी थी। उप सचिव ने आयोग से संबंधित एक पत्र में 2023 के नियम के अनुसार प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन एग्जाम
आयोजित करने के बाद सिफारिश करने का अनुरोध किया था। कहने का मतलब मार्क बेसिस यहाँ पर समाप्त करके जो आयोग का सचिव थे, उप सचिव थे, उसने कहा कि अब एग्जामिनेशन लीजिए, ठीक है, जो कि भारत के अनुच्छेद 309 के तहत वर्ष 2023 में बनाए गए विशिष्ट नियम के खिलाफ होगा। यानी कि जो पहले एग्जाम के आधार पर था, बीच में सिर्फ चयन प्रक्रिया बदला गया, जो कि नियम के खिलाफ है, ठीक है। और 2023 के नियम के निरसन और बचत खंड ने पहले के नियम के तहत की गई प्रत्येक कार्रवाई को मान्य किया। उपरोक्त तर्क के आधार पर हमें यह मानना होगा कि जो दूसरा विज्ञापन लाया गया था उसमें पात्रता आयु मानदंड में कोई बदलाव किए बिना नए आवेदन मांगे गए थे, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप केवल चयन तरीकों में बदलाव किया गया था। निश्चित रूप से चयन के बीच में ही नियम बदलाव किया गया। कहने का मतलब है कि जो 2018 का नियमावली था उसमें सिर्फ क्या किया कि चयन प्रक्रिया को बदल गया, यानी कि जो सिलेक्शन प्रोसेस था सिर्फ उसको बदला गया। लेकिन और 2023 का जो नियमावली लाया गया उसमें यहाँ पर जो फॉर्म भरने का आयु वही था, उसका क्वालिफिकेशन वही था, सब कुछ वही था, सिर्फ चयन प्रक्रिया बदला गया। इसका मतलब साफ साफ होता है कि सिर्फ और सिर्फ बीच में क्या किया गया, नियम को बदल दिया गया, ठीक, नियम बदल दिया गया। तो आगे बता रहा है, इसलिए हम रिट याचिकाओं में लगाए गए आगे विज्ञापन को रद्द करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखते हैं। कहने का मतलब है अगर आप बीच में नियम चेंज करते हैं तो वो सही नहीं होगा, इसीलिए जो पहले का विज्ञापन था उसी के अकॉर्डिंग अब बहाली होगा, और जो नए विज्ञापन है उसको रद्द करते हुए जो एकल यानी कि सिंगल बेंच में जो न्यायाधीश फैसला दिए थे कि 2018 नियम पर होना चाहिए उसको यहाँ पर बरकरार रखा गया है, ठीक है। अब तो आप लोग समझ गए होंगे, आगे भी समझ लीजिए। हमारा यह भी मानना है कि दूसरा विज्ञापन के तक आवेदक के चयन के लिए विचार किए जाने के हकदार नहीं हैं, यानी 2023 के लिए जो विज्ञापन आएंगे या फिर आगे कोई विज्ञापन लाते हैं उसके हकदार नहीं हैं। इसके बाद यहाँ पर 50 नंबर पॉइंट भी समझ लीजिए। यदि चयन पूरी तरह से छोड़ दिया गया था और पहले विज्ञापन में बाद में अर्हता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को भी पात्र बना दिया गया था, तब शायद स्थिति कुछ और होती। हम ऐसे काल्पनिक स्थिति पर निर्णय लेने के लिए नहीं बुलाया गया है। कहने का मतलब है कि 2018 नियमावली को अगर पूर्ण रूप से रद्द कर दिया जाता और 2023 नियमावली तब लाया जाता तब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन इसने क्या किया कि बीच में से सिर्फ एक चीज़ को बदलाव कर दिया, इसी कारण इसको दिक्कत यहाँ पर उत्पन्न हो गया और इसीलिए 2023 नियमावली यहाँ पर नहीं होगा, 2018 नियमावली यहाँ पर पुनः लागू करने होंगे, ठीक है। और लास्ट में जो यहाँ पर 52 नंबर पॉइंट है उसको भी समझ ले, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और 52 नंबर पॉइंट क्या बता रहा है, 52 नंबर पॉइंट बता रहा है कि वर्तमान में किया गया संशोधन निश्चित रूप से नियम के बीच में बदलाव है। सारा कुछ देखने के बाद बता रहा है कि बीच में जो नियम बदला गया है वो एकदम बदलाव किया गया है, मानदंड बिल्कुल भी बदले गए हैं और केवल चयन का तरीका बदला गया। मतलब मानदंड बिल्कुल नहीं बदला गया, कुछ भी नहीं बदला गया, यानी कि चयन प्रक्रिया सिर्फ बदला गया। राज्य और दूसरी अधिसूचना के तहत आवेदन करने वाले की रीट अपील खारिज की जाती है और हम मौजूदा रिक्तियों में नियमित नियुक्तियों के लिए विद्वान महाधिवक्ता द्वारा उठाई गई औचित्य को पूरी तरह से समझते हैं, जिससे राज्य के भीतर स्वास्थ्य देखभाल में भी वृद्धि होगी, चाहे वह पहले के विज्ञापन के तहत हो या नियम या नए विज्ञापन के तहत। चयन एक मेरिट सूची जारी करने और उसके आधार पर नियुक्तियां करने की दहलीज पर है। राज्य वर्ष 2022 के पूर्व विज्ञापन के अनुसार चयन का अंतिम रूप देने और नियुक्तियां करने के लिए बाध्य होगा, यानी कि स्पष्ट यहाँ पर बता दिया कि 2022 में जो विज्ञापन निकाला गया था मार्क बेसिस, उसके अकॉर्डिंग अब आप यहाँ पर करेंगे, राज्य सरकार को बता रहे हैं पटना हाई कोर्ट। तो सब कुछ यहाँ पर समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। और आगे आपको मैं बताऊँगा कि जो न्यू स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किए उसको किस तरह से क्या किया जाएगा। अब गवर्नमेंट के पास ये नोटिस पहुँच गए होंगे, मेल के माध्यम से ही पहुँच जाता है, तो आगे अब BTSC इसके रिगार्डिंग क्या सूचना जारी करती है, हेल्थ डिपार्टमेंट क्या इसमें एक्शन लेती है, इन सब चीज़ों को जब ऑफिशियल अपडेट आएंगे तो मैं आपको पुनः बताऊंगा। लेकिन मैं आपको अभी भी एक बात बता देता हूं, ये कोर्ट के मामला है तो सबको मानना चाहिए और कोर्ट के बातें को मानना भी पड़ता है, ठीक है। बाकी आपका अधिकार जो भी हो आप लोग करें। मैं बार बार यही कहूँगा कि वैकेंसी को आगे बढ़ने दें, जिससे किसी न किसी को नौकरी होंगे और आगे का रास्ता फ्रेश रहेगा, जिससे जो भी वैकेंसी है उसमें आप लोग अपना यहाँ पर कर पाएंगे। बाकी आप लोग को जो अच्छा लगे करिए, जो दिक्कत होगा कमेंट करिएगा, मैं आपको यहाँ पर हेल्प करने में मदद कर दूँगा, ठीक है। सभी को थैंक यू।